पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, फिर इजराइल और ईरान की। लाओ मुझे नोबेल प्राइज हो। मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअली में ट्रम्प ने पोस्ट करके 6 मरतबा जिक्र किया नोबेल प्राइज। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन लंबी चली ये वॉर, शायद सबसे अजीब वॉर थी। जंग लड़ने वाले इन दोनों मुल्कों ने, इजराइल और ईरान, दोनों मुल्कों ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमला करने के ठीक 10 दिन पहले इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल्स का क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ। कोर्ट में लिटरली उन्होंने 1778 बार कहा आई डोंट रिमेम्बर। फॉर्मर आईडीएफ के जनरल ने नेतन्याहू पर सीधा इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू जानबूझकर गाजा की जंग को कंटिन्यू कर रहा है ताकि वो जेल जाने से बच सके। 13 जुलाई 2025 सुबह के 3 बज रहे 200 से ज्यादा इजरायली फाइटर जेट्स ईरान के एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनके निशाने पे थे 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स, जिन पर ये एक कोऑर्डिनेटिव तरीके से हमला करते हैं। Breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war in the region. इस सब में करीब 80 लोग मारे जाते हैं और 320 इंजर्ड होते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग बेगुनाह सिविलियंस होते हैं। लेकिन इनमें से कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी थे जिनका असैसिनेशन किया गया, जिनमें थे आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कुछ लोगों को खास तौर पर टारगेट किया गया। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहम्मद मेहदी तरांची और फ्रीदम अब्बासी समेत 6 और साइंटिस्ट को मार दिया जाता है। इजराइल इस ऑपरेशन को नाम देता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। The strikes were part of Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. Operation Rising Lion. इस पूरे मामले में अजीब चीज ये थी कि ईरान की तरफ से इस मामले पे कोई प्रोवोकेशन नहीं किया गया। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि इन दोनों मुल्कों के आपसी रिलेशन हमेशा से खराब रहे। पिछले साल इन दोनों मुल्कों में लड़ाई देखने को भी मिली थी, लेकिन इस स्पेसिफिक केस में ईरान ने कोई हमला नहीं किया। बस इजराइल एक दिन उठा और अचानक से बॉम्ब बरसाने शुरू कर दिए। और जब इसराइल से पूछा जाता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कहता है ये हमने सेल्फ डिफेंस में किया। We have risen like lions to defend ourselves. ये कैसा सेल्फ डिफेंस के दूसरे पे जाके खुद हमला करो। वो कहता है ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब था। Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. असल में बात दरअसल ये है 31 मई 2025 को यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हुई थी। इस पे लिखा था ईरान के पास 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जिसका इस्तेमाल 10 न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन अभी बना नहीं है लेकिन बन सकता है। और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खुद ईरान के साथ न्यूक्लियर वेपन डील कैंसिल करना, और दूसरा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का करप्शन ट्रायल। इन दोनों की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं इस 12 दिन चली वॉर में एग्जैक्टली हुआ क्या और फिर सीज फायर कैसे देखने को मिला। 13 जून की ही रात को ईरान रिस्पॉन्ड करता है इजराइल में दर्जनों मिसाइल और ड्रोन से हमला करके। ज्यादातर स्ट्राइक्स को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन कुछ जगह तेल अवीव और जेरूसलम में धमाके देखने को मिले। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक ईरान और इजराइल एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। दोनों तरफ तबाही देखने को मिलती है और दोनों तरफ ही बेगुनाह लोगों की जाने जाती है। इसी दौरान ट्रंप ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं दिया जा सकता। Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी को धमकी भी दी जाती है और कहा जाता है कि अमेरिका को पता है कि वो कहाँ छुपे हुए हैं लेकिन मारेंगे नहीं। दूसरी तरफ खामेनी कहते हैं कि ईरान किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा। تسلیمی هیچ کس نمیشه. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید. ईरान और इसराइल के बीच की जंग जारी रहती है। अभी तक अमेरिका इस वॉर में डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, लेकिन 19 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और धमकी दी जाती है। वो कहते हैं 2 हफ्तों का टाइम देते हैं ईरान को न्यूक्लियर डील करने के लिए। अगर उसके बाद भी वो नहीं माना तो हम अपनी तरफ से एयर स्ट्राइक करेंगे। लेकिन 2 हफ्ते तो बहुत दूर की बात थी। 2 दिन बाद ही 21 जून की रात अमेरिका के लगभग 125 प्लेन ईरान की एयर स्पेस में एंटर करते हैं। इनका निशाना था ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। नक्शे पर देखिए, फोर्डो, नटांज और इस्फहान, इनको टारगेट करना। लेकिन इन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये जमीन के बहुत नीचे सिचुएटेड है, सैकड़ों मीटर गहरे पहाड़ों में। ये एक फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। इसी तरह ईरान की सबसे बड़ी एनरिचमेंट फैसिलिटी का कुछ हिस्सा भी अंडरग्राउंड है।
ट्रेडिशनल बॉम्ब से इन्हें नुकसान पहुंचाना नामुमकिन था, इसलिए इन्हें बंकर बस्टर बॉम्ब से टारगेट किया गया। अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब, जिसका ऑफिशियल नाम है GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेंट्रेट, जिसका वजन 13,000 किलो से भी ज्यादा है और 6 मीटर से ज्यादा लंबा बॉम्ब है। ये जब ये कहीं पे गिराया जाता है तो जमीन के 60 मीटर अंदर तक घुस जाता है। इन्हें डिप्लॉय करने के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट का साइंस फिक्शन मूवी का प्लेन लगता है, लेकिन इसके जरिए कई सारे बंकर बॉम्ब गिराए जा सकते हैं। एक स्पेसिफिक जगह टारगेट करके इनका मकसद होता है कि दोबारा उसी जगह पे बॉम्ब गिराया जाए ताकि और जमीन के अंदर तक पहुंच सके। अमेरिका ने इस 21 जून के अटैक में 14 से ज्यादा GBU-57 बॉम्ब ईरान के ऊपर गिराए। ये जो स्पेसिफिक टाइप है GBU-57, ये सबसे खतरनाक बॉम्ब माना जाता है। अमेरिका ने इससे पहले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इसका इस्तेमाल नहीं किया था। ये B-2 बॉम्बर अमेरिका के मसूरी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं। दुनिया का आधा चक्कर लगाकर लगभग 37 घंटे तक ये उड़े इस मिशन को पूरा करने के लिए, और दूसरी तरफ इस्फहान की दूसरी फैसिलिटी को तबाह करने के लिए एक सबमरीन से लॉन्च की हुई मिसाइल से टारगेट किया गया, जिसका नाम था टॉम हॉक। क्योंकि ये वाली न्यूक्लियर साइट पोर्टों से भी ज्यादा जमीन के नीचे गहरी थी और बस्टर बॉम्ब भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टेलीवाइज एड्रेस पे इस हमले को सक्सेस बताया। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. इस पॉइंट तक सबको लगने लगा था कि ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। ये लड़ाई शायद तब तक ना रुके जब तक ईरान में तख्ता पलट ना हो जाए। और फिर 23 जून को ईरान की तरफ से हमला देखने को मिलता है। कतर में मौजूद अमेरिका की अल उदैद एयरबेस को टारगेट किया जाता है। पूरे मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, जो यूएस सेंट्रल कमांड को फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। यही वो बेस है जिसने सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के ऑपरेशन में सेंट्रल रोल निभाया था। 23 जून को ईरान की तरफ से इस बेस पे 19 मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन एक मिसाइल ही इस एयरबेस को हिट करती है। लेकिन इस एक मिसाइल से भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, मगर इससे होता यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर से फ्लाइंग ऑपरेशन रुक जाते हैं। कमर्शियल एयर स्पेस पूरे तरीके से बंद हो जाती है, करीब 8 से 10 घंटे के लिए। कुवैत, कतर, बहरीन और UAE के लिए हालात बड़े ही एक्सट्रीम हो गए थे। कई लोगों को तो ये भी लगा था कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो नहीं, लेकिन फिर अगले दिन ये वॉर अचानक खत्म हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं इजराइल और ईरान के बीच टोटल सीज फायर का। सबके मन में सवाल ये है कि ये हुआ क्या यहाँ पर, कि अचानक से ये वॉर शुरू हुई और अचानक से सीज फायर हो गया और ये वॉर खत्म हो गई। कई सारे सवाल उठते हैं यहाँ पर, लेकिन सीज फायर का एक इंडिकेशन 23 जून के ईरान के रिटेलिएशन में ही देखने को मिल गया था। असल में अमेरिका के एयरबेस पे हमला करने से पहले ईरान ने ऑलरेडी एक वार्निंग दे दी थी कतर और अमेरिका को। उस वार्निंग से अमेरिका ने अपने ज्यादातर एयरप्लेन उस बेस से हटा लिए थे, जिसकी वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान एक्चुअली यहाँ पे लड़ाई चाहता नहीं था, क्योंकि इजराइल ने पहले हमला किया ईरान के ऊपर, तो फिर ईरान ये जरूर दिखाना चाहता था अपनी अवाम को कि हमने रिटेलिएट किया, हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उस हमले का, लेकिन अपनी नेशनल पब्लिक को कन्विंस करने के लिए ये काफी था, क्योंकि ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर का ये कहना है कि ये वॉर उन्होंने जीत ली है, उनकी न्यूक्लियर साइट पर ना के बराबर नुकसान पहुंचा है, और अगर दोबारा उन्होंने हमला करने की कोशिश की तो हमेशा एक मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी यहाँ पे अपने आप को एक हीरो बना दिया, कहा कि देखो कैसे मैंने वॉर रुकवा दी, देखो मैं कितना बड़ा एक्सपर्ट हूँ वॉर रुकवाने में माहिर। पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई, अब ईरान और इजराइल की। लाओ मुझे नोबेल प्राइज दो। मजाक नहीं कर रहा, ट्रंप ने पोस्ट कर 6 बार जिक्र किया नोबेल प्राइज का, सरकास्टिकली लिखते हुए कहा इसके बाद भी मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। और तीसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की भी यही कहानी है, उसने भी अपने आप को हीरो बनवा दिया। इजराइल में अपनी वाम के सामने जाकर कहा देखो हम जीत गए, हमारा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया, हमने वहाँ सारी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। जो मुल्क हमें खत्म करना चाहता था हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब rose like a lion, stood tall, and our roar shook Tehran and echoed throughout the world. दिया। इजराइल की डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक 70% लोग सपोर्ट में थे ईरान को अटैक करने में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेतन्याहू पर
करप्शन के 3 अलग अलग केस चल रहे हैं इजराइल में, लेकिन बार बार ये ट्रायल्स डिले होते रहे। कभी गाजा में वॉर हो जाती है, कभी लेबनान में। ईरान के ऊपर हमला करने के ठीक 10 दिन पहले 3 जून को नेतन्याहू की क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई थी कोर्ट में इन करप्शन ट्रायल्स में। कोर्ट ने उससे ढेरों सवाल पूछे इस एलिगेशन को लेके। ज्यादातर में उस बंदे का जवाब था आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं। लिटरली कोर्ट में उन्होंने 1778 बार आई डोंट रिमेम्बर फ्रेज का इस्तेमाल किया। मतलब कि आप सोच कर देखें कितना कमाल का जवाब है ये, कि कोई कोर्ट में आपसे पूछे कि आपने ये डील करते हुए रिश्वत ली थी और आप कहें मुझे याद नहीं। क्या आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हुई थी? मुझे याद नहीं। और ऐसे ही आप 1800 बार मुझे याद नहीं कहते जाओ। इजराइल में नेतन्याहू का पब्लिक सपोर्ट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। एक सर्वे के मुताबिक इजराइल की 55% पब्लिक को ये लगता है कि नेतन्याहू गाजा में जंग इसलिए कंटिन्यू करना चाहते हैं ताकि वो गवर्नमेंट में बने रहें। और भी बहुत सारे सर्वे में बताया है 60% इजराइल के लोग गाजा में जंगबंदी की सपोर्ट में हैं, अगर होस्टेजेस की डील हो जाती है तो। 3 जून के इस टाइम ऑफ इजराइल के ओपिनियन आर्टिकल को देखिए। टाइटल में लिखा है नेतन्याहू कैलकुलेशन, द वार मस्ट गो ऑन। दिसंबर 2024 में इजराइल की पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ था जिसके मुताबिक पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को नियर टोटल क्रिमिनल इम्यूनिटी एज लॉन्ग एज वो ऑफिस में बने रहते हैं। मेजर जनरल इजराइल जिव ने भी इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू जानबूझकर गाजा की वॉर को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि वो अपने करप्शन ट्रायल से बच सकें और साथ ही जेल जाने से बच सकें। इसलिए सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ईरान पे सिर्फ इसलिए हमला किया गया ताकि प्राइम मिनिस्टर खुद को जेल जाने से बचा सके। इस चीज का अगर आपको और भी सबूत चाहिए तो 26 जून की इस खबर को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से कहते हैं कि नेतन्याहू पर लगे करप्शन के इल्जाम कैंसिल किए जाएं। नेतन्याहू पर विच हंट चल रही है और उसके जवाब में नेतन्याहू ट्रंप से थैंक्स भी कहते हैं कि थैंक यू सर, आपने मेरे खिलाफ चले करप्शन ट्रायल्स को खत्म करने की बात कर दी। तो इससे ये पता चलता है ये 2 मुल्क जो इस 12 दिन की वॉर में इन्वॉल्व थे, उनको कोई इंटरेस्ट था नहीं इस वॉर को कंटिन्यू रखने में। ट्रंप की यहाँ पे नंबर 1 प्रायोरिटी थी खुद को हीरो बनाकर नोबेल प्राइज दिलवाना। इसलिए ट्रंप ने सबसे पहले नेतन्याहू से बात की और इजराइल को सीज फायर के लिए तैयार किया और ईरान को राजी करने के लिए कतर की मदद ली गई। और ईरान ने कतर के जरिए अमेरिका को मैसेज भेजा कि अब वो यूएसए पे कोई हमला नहीं करेगा, जिस पर अमेरिका ने भी इनकी किसी भी बेस पे हमला ना करने की बात की, जिसके बाद ईरान सीज फायर के लिए तैयार हो गया। हालांकि सीज फायर के कई घंटों बाद भी दोनों मुल्कों के दरमियान फायरिंग देखने को मिली ताकि दोनों मुल्क अपनी अवाम को दिखा सकें कि आखिरी जवाब उन्होंने दिया था। ईरान ने इजराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी। जवाब में इजराइल ने स्ट्राइक करके तेहरान के पास एक रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद ट्रंप थोड़ा नाराज जरूर हुए। उसने अपना गुस्सा जाहिर किया इजराइल के खिलाफ। इसके बाद नेतन्याहू से बात करने के बाद फिर ऐलान करते हैं इजराइल एजेंट फ्रेंडली बिहेव करके लौट आएंगे इसराइल की तरफ। इस सब के बाद थैंकफुली सीज फायर जारी रहा। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट को कितना नुकसान पहुंचा, जो एक्चुअल रीजन दिया गया था वॉर पे जाने के लिए। ट्रंप का ये कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया ईरान का। Or the after picture, everything above is burned black. I believe it was total obliteration. I believe they didn't have a chance to get anything out because we acted fast. लेकिन पेंटागन की इंटेलिजेंस एजेंसी का ये कहना है कि साइट्स के बाहर वाला स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचा है। 2 बॉम्ब गिराए गए थे, वो पूरी तरह से इन साइट्स को तबाह नहीं कर पाए हैं। इस एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के हमलों से पहले ही रिच्ड यूरेनियम को इन साइट से हटा लिया गया था, पर इस पूरी 12 दिन लंबी चली वॉर से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सिर्फ कुछ महीनों का ही डिले हुआ है। 3 sources tell CNN that according to an early U.S. intelligence assessment, the U.S. military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core components of the country's nuclear program. इस पर सवाल ये भी है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था तो इस जंग के बाद वो बनाना बंद कर देगा या फिर और ज्यादा कोशिश करेगा न्यूक्लियर वेपन बनाने की, क्योंकि ईरान के मुताबिक उनका ये मानना है कोई भी मुल्क उन पे हमला कर सकता है अगर उन्हें पता चला कि हम न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। और अगर हमारे पास वाकई न्यूक्लियर वेपन हो तो कोई भी मुल्क हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। इसकी सबसे बेहतर मिसाल है नॉर्थ कोरिया, जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब है और लोगों का यही मानना है, यही वजह है कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे हमला नहीं किया। वाशिंगटन के आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के मुताबिक ईरान पर स्ट्राइक के बाद ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रिजॉल्व और भी ज्यादा मजबूत होने का खतरा है। हालांकि ईरान का अभी तक ऑफिशियली कहना यही है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन और पीसफुल पर्पस के लिए है। 2003 में ईरान सुप्रीम लीडर
खामिनी ने फतवा जारी किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड करने का, और अभी तक ऑफिशियली ये सस्पेंशन हटाया नहीं गया। मार्च 2025 में देखिए, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड ने यूएस कांग्रेस में अपनी डेस्टिनी में कहा था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा, लेकिन जैसे ही हमला किया इसराइल ने ईरान पर, एक बहुत बड़ा यूटर्न लेती हैं और कहती हैं कि एक्चुअली में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और कुछ ही हफ्तों में तैयार हो सकता है। IAEA के डायरेक्टर एंड चीफ राफेल ग्रोसी ने भी इन दावों को गलत बताया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के नजदीक है। जिस रिपोर्ट की बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी, जिसकी वजह से इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था जिसका पहले पता ना हो। और 2003 में भी कुछ ऐसा हुआ था जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड कर लिया था। अमेरिका और उसके अलाइज ने कहा था कि इराक के पास वेपन है मास ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। अमेरिकन अखबारों ने और इंटेलिजेंस एजेंसी ने इन दावों को सही बताया था और इसी बिना पर इराक पर हमला किया गया। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी इराक में कोई सबूत नहीं मिला इस चीज का, किसी भी किस्म के न्यूक्लियर हथियारों का। इस पूरी सिचुएशन का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना है तो अमेरिका जाके ईरान से न्यूक्लियर डील कर सकता है। जब ओबामा प्रेसिडेंट थे 2015 में, एग्जैक्टली उन्होंने यही चीज करी थी ईरान के साथ, एक न्यूक्लियर डील। इस डील के दौरान शर्त ये थी कि ईरान यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा। ऐसा करने से कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। प्लस चेक करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जाकर इंस्पेक्शन करना अलाउड होगा। लेकिन बदले में ईरान को क्या मिला था? जो सैंक्शन अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने लगाए हुए थे, उन सैंक्शन को हटा लिया जाएगा और ईरान के साथ नॉर्मल ट्रेड कंटिन्यू की जाएगी। बहुत अच्छी डील थी, दोनों तरफ दोनों को फायदा मिल रहा था। ईरान से किसी को खतरा नहीं था और ईरान भी इन डील्स को अच्छे से फॉलो कर रहा था। लेकिन 2018 में ट्रम्प की हुकूमत आई और ट्रम्प इस न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर देता है। और यहाँ पे कोई प्रॉपर रीजनिंग नहीं दी गई, बस यूं ही कह दिया कि ये डील एक बकवास डील थी, इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये BBC के आर्टिकल में देखें क्या रीजन दिया गया है डील को कैंसिल करने का। क्रेडिंग दी ओबामा लेगेसी, यानी ट्रम्प ओबामा से जलता था और बस जो काम ओबामा ने किए थे उससे उल्टा करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए ये डील कैंसिल कर दी। और फिर कैंसिल करने से क्या होता है, ईरान के ऊपर सैंक्शन वापस आ जाती हैं और जो परमिशन मिली थी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान में जाके उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने की, वो भी उनके हाथ से चली जाती है और ईरान अपने एम्बियस यूरेनियम को वापस कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। कुछ सालों बाद धीरे धीरे करके ईरान दुनिया की नॉन न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है जिसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम इकट्ठा है। और फिर ईरान पे हमला करने के लिए इसी एनरिच्ड यूरेनियम का एक्सक्यूज दिया जाता है, यानी कि एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रम्प की ये खुद की गलती थी जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई और फिर सीज फायर करवाने का क्रेडिट भी खुद ले लिया। इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। आज के दिन भी अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर सकता है, वो भी सिमिलर कंडीशन के साथ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ट्रम्प ऐसा करेगा? इस तरह का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना ट्रम्प के फेवर में रहेगा, क्योंकि ट्रम्प के सपोर्टर खुद इस बात से नाराज हैं कि ट्रम्प ने ईरान की वॉर में अपने बॉम्बर भेजे। अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रम्प का स्लोगन रहा था अमेरिका फर्स्ट, किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं करना है अमेरिका को। लेकिन ट्रम्प ने ऐसा करके अपने ही सपोर्टर्स को नाराज कर लिया। फॉक्स न्यूज के फॉर्मर जर्नलिस्ट टकर कार्लसन ने भी कहा कि ट्रम्प अपना वादा तोड़ रहे हैं, लेकिन ट्रम्प ने तो अपने आप को हीरो बनवाना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।